नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल जाते जाते हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास में 1892 के भारत परिषद अधिनियम तक चर्चा कर ली थी। आज हम लोगों को 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर चर्चा शुरू करनी है। बारी बारी से हम लोग सारे अधिनियम पढ़ रहे हैं। इस क्रम में, जिस क्रम में हम सारे अधिनियम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि इन अधिनियमों के या जितने भी अब तक हमने आपको पिछले क्लासेस पढ़ाए हैं वो सारे आप नोट्स अपने आप से बना लीजिए। इससे आप जब आगे पढ़ेंगे फिर आपको और आसानी से समझ में चीजें आएंगी। जिन लोगों ने अब तक इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो जा करके पिछले वीडियोस में इन क्लासेस को जरूर देख लें, क्योंकि आज की क्लास आपको बेहतर तभी समझ में आएगी। जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखेंगे आपको क्लासेस समझ में नहीं आने वाली। चलिए, आज हम लोग को चर्चा करनी है 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर। 1909 के भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम या इसके नाम में ही छिपा है कि इसको क्यों इस दूसरे नाम से जानते हैं। समझते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आप नाम से ही देख रहे होंगे कि ये दो व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, एक मॉर्ले और दूसरे मिंटो। इनके नामों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। उस समय पर लॉर्ड मॉर्ले भारत में या भारत सचिव। लॉर्ड मॉर्ले कौन है? भारत सचिव। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि भारत सचिव ब्रिटेन की संसद का सदस्य होता है, मंत्री परिषद का हिस्सा होता है। दूसरा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय, उस समय भारत के वायसराय। दोनों बातें क्लियर हो गई। लॉर्ड मिंटो कौन? भारत सचिव। और ये लॉर्ड मॉर्ले कौन? भारत सचिव। और लॉर्ड मिंटो कौन? वायसराय। इतनी बात सभी को समझ हो गई। दो व्यक्तियों के नाम से मिलकर के ये बना है सुधार अधिनियम, यानी इन दो व्यक्तियों ने इस अधिनियम में कोई अपनी भूमिका निभाई होगी। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या इनकी भूमिका रही, क्या क्या इन्होंने इस अधिनियम के माध्यम से नए परिवर्तन लाए, एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, चर्चा शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे और चर्चा कर लेता हूं इतिहास पर, इस अधिनियम के इतिहास पर। आपको मैं बताऊं कि उस समय पर क्या होता है कि कांग्रेस जो 1885 में अभी नई नई बनी है, अब आते आते अपनी मजबूती से पकड़ बना लेती है भारत में। अब इसके जो नेता हैं उनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जो उदारवादी सोच के हैं। तो अब अंग्रेजी शासन चाहता है कि अब ये जो उदारवादी सोच के नेता हैं इनको अगर अपने पक्ष में कर ले तो शासन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जो सोच में रखते हुए ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। इतना बात सभी को समझ आ गया? मॉर्ले कौन, मिंटो कौन? भारत सचिव है मॉर्ले, मिंटो कौन है? वायसराय। इस बिंदु की अगर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम की अगर हम चर्चा करना शुरू करें और इसके सबसे पहले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो इस बिंदु के अंदर सबसे पहला पॉइंट यह है कि उस समय जो केंद्रीय विधान परिषद है, विधान परिषद है, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 69 कर दी जाती है। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 69 कर दी जाती है, जिसमें 37 सदस्य होंगे शासकीय, 37 सदस्य शासकीय होंगे और 32 सदस्य गैर शासकीय या गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी होंगे। पहला पॉइंट, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 69 कर दी जाती है, जिसके अंदर 37 सदस्य शासकीय होंगे और 32 सदस्य गैर शासकीय होंगे। दूसरे बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो इस भारत परिषद अधिनियम 1909 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमसे पेपर में कई तरह से पूछ लेता है। पहले बिंदु को समझते हैं फिर इसकी चर्चा करते हैं। बिंदु नंबर 2, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मिंटो के द्वारा, चूंकि वायसराय कौन है? मिंटो है, तो सांप्रदायिक
सांप्रदायिक निर्वाचन और व्यावसायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन और व्यावसायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 2, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति और व्यावसायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की जाती है। मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा सांप्रदायिक निर्वाचन पर, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जनक कौन है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जनक का नाम अगर हम बात करें, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जनक का बात करें तो उस समय पर वायसराय कौन है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जनक की अगर हम बात करें तो उस समय पर वो कौन है? लॉर्ड मिंटो, जो उस समय भारत के वायसराय हैं। चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई। अब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू करने के पीछे या इस पद्धति को लाने के पीछे जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी शासन का कुछ ना कुछ दिमाग रहा होगा। एक एक बात को समझते हैं थोड़ा सा। इतनी बात सभी को समझ आ गई? मैं थोड़ा सा सांप्रदायिक निर्वाचन पर डिस्कशन करूंगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का डिस्कशन पर अगर हम चर्चा करें तो एक डेट हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए। 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक नई लीग स्थापित की जाती है, एक नई पार्टी स्थापित की जाती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई। अच्छा, इस पार्टी के जन्म लेने से अब क्या परिवर्तन होने शुरू होते हैं तो ये हमको 1909 के भारत परिषद अधिनियम में बड़ा साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो भारत के अंदर व्यवस्थाएं हैं अगर उनको लंबे समय तक चलाना है तो भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार पर लड़ाना शुरू कर दो। तो इसको अगर हम एक और नाम से डाल समझें कि फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो नीति। फूट डालो और राज करो नीति, यानी अब यहां पर किया क्या जाएगा बारी बारी से समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन और व्यावसायिक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हो गई। तीसरा पॉइंट, मुस्लिमों के लिए या मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है अधिकार, इसमें ये पॉइंट शामिल किया गया कि मुस्लिमों के लिए जो है वोटिंग होगी, जो चुनाव होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यानी जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदवार होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होगा वो भी उतना ही होगा और उसमें जो वोट करने वाले व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। यानी कहीं ना कहीं अब जो ये नीति है फूट डालो और राज करो, इस पर काम करना शुरू होंगे। इस अधिनियम को लेकर के एक पत्र बड़ा चर्चा में रहता है, बड़ा चर्चा में रहा उस समय, जिस पत्र को मिंटो ने, जो उसमें वायसराय थे लॉर्ड मिंटो ने, उस समय के भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले के लिए लिखा था कि जो ये निर्वाचन पद्धति हम लोग जो भारत के अंदर शुरू कर रहे हैं, ये भारत में नाग के ऐसे दांत बो रहे हैं। ये शब्द है किसके? मिंटो के, मॉर्ले के लिए। भारत में ऐसे नाग के दांत बो रहे हैं जो आगे आकर के भीषण फल देंगे। ये मिंटो के शब्द हैं मॉर्ले को एक पत्र में। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब इस अधिनियम के अगले बिंदु की तरफ अगर हम बढ़े तो एक लास्ट पॉइंट,
जो उस समय पर केंद्रीय और प्रांतीय परिषद हैं, जो उस समय केंद्रीय और प्रांतीय परिषद है, इनके सदस्यों को अब जो गैर सरकारी सदस्य या जो सदस्य हैं उनको प्रश्न पूछने, चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने, मैंने पिछली क्लास में अनुपूरक प्रश्न पर भी चर्चा की थी कि अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, किंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। आप चर्चा करिए, प्रश्न पूछिए, अनुपूरक प्रश्न पूछिए, लेकिन आपको मतदान का अधिकार नहीं है। तो 1909 के अधिनियम में ये सारे पॉइंट्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद में 1919 के अधिनियम की तरफ। 1919 का जो अधिनियम है, 1919 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए पूछे कि इसको और किस नाम से जानते हैं तो आप लोग बताएं। मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। पिछली बार की तरह मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन? वायसराय, वायसराय। इतनी बात सभी को समझ आ गई। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन? वायसराय। अब इस बिंदु में या इस अधिनियम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। ये बात सभी को समझ आ गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी हम लोग 1919 के भारत परिषद अधिनियम को कहते हैं। चलिए, इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार किसी अधिनियम में उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन शब्द का, उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। दूसरे बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो इस बिंदु में हमने जो आपको पिछली एक बार बताया था कि भारत सचिव जब नया पद बन के आया तो इसका जो वेतन है या उससे पहले जो निदेशक मंडल था उसका जो वेतन था भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब ये भारतीय राजस्व से ना दे करके भारत सचिव का वेतन अब कहां से दिया जाएगा? ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। ब्रिटेन राजस्व से दिया जाएगा। सचिव का, भारत सचिव का वेतन ब्रिटेन राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है। तीसरे बिंदु की अगर हम चर्चा करें, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी खींचना चाहूंगा क्योंकि अगला अधिनियम 1935 और फिर उसके बाद में चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं उस पर भी हमको चर्चा करनी है। ठीक है। तो तीसरे अधिनियम में अगर हम बात करें तो भारत में यहां पर केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत होती है। अब यहां पर दो सदन बनाए जाएंगे, एक विधानसभा एक आपका विधानसभा होगा और दूसरा आपका राज्य परिषद होगा। विधानसभा, राज्य परिषद। विधानसभा के अगर हम सदस्यों की बात करें, कुल सदस्यों की बात तो 145। विधानसभा के कुल सदस्यों की बात करें तो 145। मैं ऊपर लिख दूं, चलिए समझ जाइए। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 145 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या उस समय पर 60 हुआ करती थी।
राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 145 इसमें भी दो चीजें हैं, 101 सदस्य जो निर्वाचित हैं और इसके अतिरिक्त बचे कितने 44 सदस्य जो मनोनीत हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके इधर 27 सदस्य जो मनोनीत हैं और बचे कितने आपके 33 सदस्य जो निर्वाचित हैं। 101 निर्वाचित, 44 मनोनीत, 27 निर्वाचित मनोनीत और 33 निर्वाचित। इतनी बात सभी को समझ आ गई? इतने में अगर किसी को कोई समस्या हो तो फिर मैं उसके आगे और चर्चा करूं। ठीक है, 3 पॉइंट बारी बारी से अगले पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। चौथे बिंदु की अगर हम बात करें तो इस परिषद के अंदर कहीं ना कहीं प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब केंद्रीय शासन भी काम करेगा प्रांत के अंदर और प्रांत का अपना शासन भी काम करेगा। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें इस अधिनियम के अंतर्गत तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया? भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो वो है आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इतनी बात सभी को समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि हम लोग कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।